जोहार दीदी। जोहार जोहार किसान भैया। जोहार किसान भाइयों। जोहार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज रौरेमन ले हम बहुत बेस जानकारी लेके आए ही, मगर उकर आगे रौरेमन देखो खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। औषधीय पौधों की जैविक खेती के लिए जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत। कद्दू की फसल में आवश्यक है नर फूलों का नियंत्रण। मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। आजकल आयुर्वेदिक इलाज का प्रचलन बढ़ा है। आयुर्वेदिक दवाएं जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित होती हैं, इसलिए आज जड़ी बूटियों की मांग बहुत है। इन औषधीय पौधों की खेती करके किसान लाभान्वित हो सकते हैं। किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में जैविक औषधीय मिशन चलाया जा रहा है। आजकल विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों द्वारा मानव रोगों का इलाज किया जा रहा है, इसलिए देशी और विदेशी बाजारों में इन जड़ी बूटियों की मांग बढ़ने से औषधीय पौधों की खेती करके राज्य के कृषक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के कृषकों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जैविक औषधीय मिशन की शुरुआत की गई है। धृत कुमारी, शतावर, कालमेघ जैसे औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाता है। लत्तेदार सब्जियों में खीरा वर्तमान समय में लगाया जाता है। जो किसान खीरा की फसल लगाना चाहते हैं वे हार्प प्लांडू द्वारा विकसित प्रभेद स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल और स्वर्ण पूर्णा लगा सकते हैं। यह प्रभेद पाउडरी मिल्ड्यू रोग रोधी हैं, साथ ही बेहतर उपज देने में सक्षम हैं। किसान भाइयों, आप गर्मी के मौसम में खीरा की खेती करते हैं तो खीरा में एक लगने वाली बड़ी समस्या पाउडरी मिल्ड्यू से बचाव हेतु दवा का तो प्रयोग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप इससे रोग रोधी किस्म का आप व्यवहार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। रोग रोधी किस्मों में हमारे हार्प संस्थान के द्वारा निर्गत किस्मों का आप चुनाव करें, जिनमें कि स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल और स्वर्ण पूर्णा हैं। इनका व्यवहार करके आप ये रेसिस्टेंट वेराइटी होने के कारण इस पर आपको पाउडरी मिल्ड्यू का कम से कम प्रकोप होगा। किसान भाइयों, आम की फसल में मंजर आने लगे हैं। आम के मंजर में ही कई प्रकार के रोग लगते हैं, साथ ही मधुआ कीट भी मंजर को नुकसान पहुंचाते हैं। इन रोगों और कीटों से मंजर की रक्षा बहुत ही आवश्यक है। आम के मंजरों की सुरक्षा के लिए रोगर और डाइथेन नामक दवा का छिड़काव लाभप्रद होता है, परंतु इन दवाओं का छिड़काव कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। आम में अभी मधुआ कीट का प्रकोप होता है। इसके नियंत्रण के लिए फूल खिलने के पहले साइपरमेथ्रिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से मधुआ कीट का नियंत्रण होता है। हाथों से मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने में बहुत समय खर्च होता है। यदि इसी कार्य को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर के जरिए किया जाए तो कृषक अपना समय और श्रम दोनों बचा सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इस यंत्र की सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत किसान से। आधुनिक खेतीबाड़ी द्वारा अच्छी फसल उपजाने में माहिर इस किसान ने कुछ इस तरह से अपने अनुभव हमसे बांटे। हम लोग खेती पहले से जैसे पिताजी लोग करते हुए आ रहे थे, बहुत कम उपज होता था। आज के दिन में यही हम लोग वैज्ञानिक के तहत पर यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर से ट्रेनिंग लेके और फिर कर रहे हैं, अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। धान गेहूं के साथ साथ दलहन का भी कुछ खेती कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपना गाय पालन भी कर रहे हैं, दूध उत्पाद होता है। और वर्मी कंपोस्ट भी घर से ही तैयार करते हैं, वही गोबर से। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस, देवघर अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस, गोड्डा अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस, कोडरमा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। मूल्यविदों के अनुसार दलहनी अनाजों के भावों में नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार नहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए, चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 5400 रुपए से लेकर अधिकतम 6500 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए, दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए, सरसों तेल न्यूनतम 8200 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए, आलू न्यूनतम 750 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। दादा दादा, अरे दादा, अरे अरे क्या हुआ रे भक्ता? हम तो बर्बाद हो गए दादा। अरे कौन आता बच्चा भक्ता? दादा, हमारे फसल को पाला मार दिया दादा। सब फसल बर्बाद हो गया, कैसे करेंगे? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? रो काहे रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? आप काहे रो रहे हैं, बताइए ना। हम बर्बाद हो गए बेटा, पूरा फसल को पाला मार दिया, पूरा फसल बर्बाद हो गया बेटा। अब महाजन का कर्ज और ब्याज कहाँ से चुकता करेंगे? बाबूजी, हम सब कर्ज चुका देंगे। तू कहाँ से चुकता कर पाएगा बेटा? बाबूजी, मैंने हमारे फसल का बीमा करवा लिया था। फसल का बीमा? हाँ बाबूजी, सरकार ने किसानों की मदद के लिए कृषि बीमा योजना चलाई है। हाँ, ये कृषि बीमा योजना हमारे लिए जीवन दान की तरह है। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ तो किशन भैया, हाँ, हम अपना कार्यक्रम फिर से शुरू करें। दीदी, कार्यक्रम तो शुरू करे के है, मकील उकर आगे वो कन्हैया के आ जाए देनी दीदी, उकर बाद नहीं। हाँ, सो तो है, हाँ। लेकिन हमें शुरू तो करना ही होगा। ए दिल्ली चल आ। जोहार की दादी, जोहार किशन दा। बैठ बैठ बैठ। जोहार भाइयों। लगता है इनको सर्दी हो गई है। अरे दीदी, का बताई सब बकरी के संगत के असर है। अच्छा, बकरी का संगत में तो सर्दी हो गया। अरे किशन दा, का बताएं, हमार सब बकरी के सर्दी हो गया है और ओकर नाक पोछते पोछते हमार नाक बहने लग गया है। अच्छा, देखिए कन्हैया जी, बदलते मौसम में बकरियों की खास देखभाल बहुत ही आवश्यक है।
तो इसकी और विस्तार से जानकारी चाहिए तो हम आपको मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील प्रसाद सिंह से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। कम लागत और कम समय में ज्यादा मुनाफा का मुख्य व्यवसाय में बकरी पालन का व्यवसाय प्रमुख रूप से आता है। चूंकि और पशुओं के जैसा बकरियों को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, फिर भी समय समय पर टीकों की जानकारी और संतुलित आहार के प्रयोग से हम बकरियों के स्वास्थ्य का ठीक ढंग से देखभाल कर सकते हैं। मौसम के बदलाव से सभी पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः सही जानकारी से आमतौर पर मौसम के बदलाव से होने वाले रोगों से हम अपने बकरियों को बचा सकते हैं। मुख्यतः बकरियों की देखभाल की अगर बात करें तो बहुत सारी बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनमें आवास और सही पोषण हेतु आहार का महत्वपूर्ण स्थान है। आवास में बकरियों को खुला वातावरण पसंद है और वे मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल लेती हैं। सुविधा के तौर पर हम बकरियों को मचान प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो भूमि से मिलने वाली नमी से बच जाती हैं। सुबह होते ही बकरियों को बाहर तथा शाम होते ही घर के अंदर रखना बेहतर होता है। बकरी पालन का सबसे बड़ा चीज़ है देखभाल, बहुत ज़रूरी है। चूँकि छोटा जानवर है, इसका हम देखभाल से ही उसको ज़्यादातर हम ये कर सकते हैं। देखभाल में मुख्य रूप से उसका जो है रखने पर है। सबसे पहले चीज़ है उसका मतलब हम कहाँ पर रखेंगे। बकरी मतलब नेचुरल मतलब वातावरण में रहना ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए उसको जब हम रखते हैं तो खास करके अभी जैसे ठंडा खत्म होने जा रहा है, गर्मी का शुरुआत होने जा रहा है, तो इस समय जो है हम उसको थोड़ा सा अब ठंडा के बाद जो है थोड़ा खुला वातावरण में उसको रखेंगे। और अगर हो सके कोशिश तो हम अगर किसान बंधु अगर हो सके तो उसको थोड़ा मचान पर रखेंगे तो उसको ज़्यादा वो कंफर्ट महसूस करता है, ज़्यादा वो आराम महसूस करता है। आवास के बाद बकरियों में आहार व्यवस्था किस प्रकार की जाए, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, जिनमें हरा चारा और मिनरल मिक्सचर उनके दैनिक आहार में शामिल करना अत्यंत आवश्यक होता है। हरा चारा में बकरियों को लूसन या वर्सिम घास देना चाहिए। इसके अलावा दाना मिश्रण का संतुलित मात्रा में आहार में प्रयोग भी जरूरी है। बकरी को सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उसको चराने के लिए ले जाएं। चराने के लिए साथ साथ जो अगर जितना चरे, चूँकि अभी चारा तो उपलब्ध नहीं है, खास करके झारखंड में तो सब जो है हरा चारा का मतलब ये हो जाता है, सूख जाता है, यहाँ पर पानी का कमी है। तो ऐसे समय में हम कहेंगे कि वो आप अलग से कुछ चारा लगाइए, हरा चारा लगाइए, जैसे लूसन है, बरसीम है, इस तरह का कुछ घास लगाइए और उसको बकरी को उसको खिलाइए। उसको खिलाने से उसका ज़्यादा मतलब उसका ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर बकरी को अगर मान लीजिए कि हम दाना से नहीं पूर रहा है या वो सब मतलब जितना चराने से नहीं पूरता है, तो हम उसको डाइट जो है उसका मिनरल जो है पोषक तत्व के लिए उसको जो है दाना पानी उसका बहुत ज़रूरी है, दाना देना उसको बहुत ज़रूरी है। दाना मिश्रण में मकई का दर्रा का 40%, गेहूं चोकर का 20%, सरसों या बादाम खल्ली का 15% और दाल की चुन्नी का 15% भाग को मिश्रित कर बकरियों को देना चाहिए। और यह मिश्रण समय समय पर जरूरत के अनुसार इनकी मात्रा में बढ़ोतरी करते रहना चाहिए। आमतौर पर 15-15 दिनों के अंतराल पर दाना मिश्रण का 25 ग्राम मात्रा बढ़ाकर खिलाना चाहिए। 4 से 5 महीने होने पर इनको पाल खिलाना चाहिए। अगर बकरियां इस वक्त तैयार ना हुई तो इस स्थिति में एक्स्ट्रा हीट देने के लिए दाना मिश्रण की मात्रा 100 ग्राम बढ़ा देनी चाहिए। और गर्भाधारण के बाद बच्चा होने से 15 दिन पहले फिर से दाना मिश्रण की मात्रा 100 ग्राम बढ़ा देने से जो बच्चा होता है वह बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है और पोषण की भरपूर मात्रा से हमारी बकरियों का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। हम एक मिश्रण तैयार करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मकई है तो मकई को हम 45 से 50 भाग मकई देंगे, 20 भाग मतलब मकई का दर्रा देंगे, 20 भाग जो है गेहूं का चोकर देंगे, 15 भाग सरसों का खल्ली देंगे या तीसी का खल्ली देंगे या हो सके बादाम का खल्ली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हमको जो है देना है तो दाल का चुन्नी जो है 14 भाग देंगे, 15 भाग देंगे। इसके बाद 1 भाग आयोडीन वाला नमक देंगे, मिनरल मिक्सचर देंगे। इस तरह से आप मिक्सचर तैयार कर लीजिए। और जैसे मतलब बच्चा है तो उसको 25 ग्राम से 50 ग्राम से थोड़ा सा करके 15 दिन के बाद 50 ग्राम कर दीजिए। इस तरह से स्टेज वाइज करके उसको दाना दे करके खिलाइए। इसके बाद जब जैसे हो जाता है, मान लीजिए कि 4 से 5 महीना तक हो जाता है, पाठी अगर हो जाती है तो अगर वो पाल नहीं खा रही है, 5-6 महीना हो गई पाल नहीं खा रही है, तो उसको हीट के लिए हम ऊपर से 100 ग्राम प्रतिदिन जो है उसको दाना देंगे, तो उससे देखेंगे कि वो समय पर हीट में आ जाएगी। इसके बाद वो पाल रखेगी
इसके बाद जो है अगर मान लीजिए फिर बच्चा देने का रहेगा तो 15 दिन पहले से हम 100 ग्राम करके उसको ज़्यादा दाना दे देंगे। वही दाना जो है 100 ग्राम करके प्रत्येक दिन देंगे, तो देखेंगे कि बच्चा जो है उसका स्वस्थ हुआ और वो मतलब वह बच्चा देने में उसको दिक्कत नहीं होगा, कमज़ोर नहीं रहेगी। जर उसका जो रहने का संभावना जो होता है, जो ज़्यादातर केस देखा गया है जर रह जाता है, तो वो जर भी समय पर गिरा देगी। जानकारी के अभाव में हमारी बकरियों को कभी कभी बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, जिनमें पीपीआर, खुरहा चपका, गलकंठा और बीक्यू रोग प्रमुख हैं। जिनमें पीपीआर रोग, जो कि एक विषाणु जनित रोग है, जिससे बकरियों के फेफड़ों में इन्फेक्शन और सर्दी होना आम लक्षण है। अतः जैसे ही बकरी पालक ये लक्षण देखें तो तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लें और समय समय पर इन रोगों से बचने के लिए टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। बकरी का अभी सबसे बड़ी समस्या जो है, हम देखते हैं कि बीमारी के बारे में जो है बहुत आदमी कम, किसान बंधु बहुत कम ध्यान देते हैं। तो इसमें हम सबसे बड़ी सलाह देंगे उनको कि आप जो है उसका टीकाकरण ज़रूर कराइए। चूँकि छोटा जानवर है, डॉक्टर को लाने में या करने में आपको थोड़ा हो सकता है परेशानी हो जाए। छोटा जानवर है, उस समय पर नहीं आएगा, ज़्यादा दिन तक वो बीमार टिक नहीं सकती है। अगर समय पर नहीं आए तो हो सकता है उसकी मौत होने का संभावना होता है। इसलिए उसका सबसे बड़ा चीज़ है बचाव के लिए आप विशेष ध्यान दें। बचाव के लिए मुख्य रूप से उसका जो बीमारी है अभी पीपीआर है, उसको पीपीआर जो है एक उसको विषाणु रोग बोलते हैं, विषाणु से फैलता है वो बीमारी। तो उसमें सबसे बड़ा लक्षण क्या है कि उसका नाक से सर्दी हो जाता है, फेफड़ा में मतलब उसका इन्फेक्शन हो जाता है और सर्दी होता है, बार बार छींकेगी, नाक से जो है पानी आते रहेगी। तो इस तरह के ऐसे में उसका ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर के सलाह से एंटीबायोटिक दिया जाता है। डॉक्टर से सलाह से आप नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके उसका बॉडी वेट पर उसके उम्र के हिसाब से उसका डोज होता है, इसीलिए आप वहाँ पर डॉक्टर के सलाह ले लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है उसको हम बचा सकते हैं और मात्र सभी पशु चिकित्सालय में, खास करके झारखंड के सभी पुस्तकालय में उसका हमेशा टीका उपलब्ध रहता है और मात्र 1 रुपये के मतलब दर पर मिलता है। इसके अलावा बकरियों के आवास को वातावरण के अनुसार, जहां सूर्य की रोशनी आ जा सके, और दरवाजा पूर्व से पश्चिम दिशा में रखें। इन्हीं सब बातों की जानकारी रख हम बदलते मौसम में अपनी बकरियों की देखभाल ठीक ढंग से कर पाते हैं और कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। घर का बनावट सबसे बड़ी चीज़ है कि घर का बनावट जो है उसको हम मतलब उस दृष्टि से देखेंगे कि किस मौसम में किस तरह का है। जैसे मान लीजिए ठंडा है, ठंडा का मौसम है, तो ठंडा से बचाने के लिए जो है हम उसको रखेंगे। घर का सेट जब बनाते हैं तो आपको कोशिश रहना चाहिए कि उसमें सूर्य का रोशनी, चाहे तो उगते सूर्य का या डूबते सूर्य का रोशनी उसमें पहुंचना ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि बहुत से ऐसे कीटाणु हैं जो कि सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रे जो आता है उससे बहुत से मतलब कीटाणु उसमें मर जाते हैं। इसीलिए वो कोशिश करना चाहिए कि पूरा पश्चिम मुँह का दरवाज़ा रहे उसका। और दूसरी चीज़ है जो कि हम मतलब ठंडा हवा से या गर्मी हवा से बचने के लिए उस तरह के पोर्शन को हम उस तरह से, जैसे हवा चलता है तो उसका दीवार उस तरह रहना चाहिए जिस तरह से रहता है। अगर मान लीजिए ठंडा का मौसम है तो थोड़ा सा जूट वगैरह का बोरी वोरी डाल दीजिए उसी को। अगर गर्मी का समय है तो उसको थोड़ा खुला कर दीजिए, खुला हवा, क्रॉस वेंटिलेशन रहे, यहाँ से वहाँ हवा जाए, उससे ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ कन्हाई, कैसन लागल जानकारी? बहुत अच्छा लगा। अरे तो छींक ले चाहे बोल। नहीं दादा, बहुत अच्छा लगा। देखिए किशन भैया, इनको हम लोग छींकने देते हैं। हाँ। और लेते हैं हम एक और छोटा सा विराम। हाँ, तब तक रौरे मन देखू इस संदेश। ये हैं श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। मनु? हाँ भाई मनु। ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धन्नू, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है, हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे।
किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। हाँ तो किशन भैया, हाँ, आज हम अपने किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। वो का है गीता दी? हाँ दीदी, वो का है के? पहले आप लोग ये बताएं कि फसलों के पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? पूछो नहीं दीदी। हम हूँ दीदी, पूछो नहीं तो पूछो नहीं दादा। हाँ। कोई बात नहीं, आप हमारे विशेषज्ञ से मिलेंगे तो सब जान जाएंगे। हाँ हाँ दीदी। तो चलिए इसके लिए हम और जानकारी लेते हैं और मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिमी सिंहभूम जगन्नाथपुर में है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के कार्यक्रम में समन्वयक डॉक्टर प्रमोद कुमार। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। साथ ही बताते चलें कि आज हमने जो विषय चुना है, ये विषय है आपके लिए बहुत ही लाभकारी विषय है, पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, और सभी किसान भाइयों को जोहार। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी अच्छा विषय चुना है आपके माध्यम से कि पोषक तत्व प्रबंधन क्या है। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को यही बताइए। पोषक तत्व जो पौधा खाना के रूप में जो देते हैं वो उसको पोषक तत्व कहते हैं। खाना को, पौधा का खाना मतलब कि 16 पोषक तत्व पौधा के लिए ज़रूरी होता है, जिसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि हवा और पानी से पौधा को मिल जाता है। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये माइक्रो पोषक तत्व इसको बोलते हैं, और ये प्राइमरी पोषक तत्व है। उसके बाद सेकेंडरी पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट में ये प्राइमरी पोषक तत्व हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो कि ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है। इससे थोड़ा कम मात्रा में सेकेंडरी पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपका सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व कुछ जो होता है, जैसे आपका आयरन, बोरोन, जिंक, ये सब जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व है। ये सब भी पौधा के बढ़वार और उत्पादन में जरूरी पोषक तत्व है। ये क्या हर एक फसलों के लिए 16 पोषक तत्व जरूरी है, जैसे धान, गेहूं, फल, सब्जी वगैरह सबके लिए जरूरी है क्या? हाँ, ये सबके लिए जरूरी है। मात्रा केवल अलग अलग होता है। कुछ पौधा फसलों में कुछ कुछ पोषक तत्वों का विशेष महत्व होता है। तो जैसे आपका धान, गेहूँ, मक्का, ये सब जो है फसल, इसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत होती है। कुछ सब्जियों में यहाँ के जो मिट्टी है उसके हिसाब से पोषक तत्वों का जरूरत होता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने अच्छी जानकारी दी। मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल अम्लीय है, तो इस स्थिति में पोषक तत्व प्रबंधन का कैसे सामंजस्य दोनों में बैठाया जाए ताकि हमारे पौधों का अच्छा बढ़वार हो? झारखंड में जो भी ऊपर वाली ज़मीन है उसमें अम्लीयता है। अम्लीयता का कारण ये है कि जो बरसात के मौसम में बारिश होती है, उससे मिट्टी के जो ऊपर का जो लेयर है उसमें जो घुलनशील लवण जो होते हैं, लवण घुल करके और बह जाते हैं। इसके चलते अम्लीयता बढ़ जाती है मिट्टी में। तो ये जो जिसमें जो भी टाड़ ज़मीन है, जिसमें कि किसान भाई खरीफ में मक्का, अरहर, सब्जी, ये सब और आपका चिनिया बादाम, ये सब का खेती जो करते हैं, तो उसमें इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये अम्लीयता के कारण जो हम लोग स्फुर खाद देते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, वो घुलनशील नहीं हो पाता है और वो पौधा नहीं ले पाता है। तो इसके उपचार के लिए जो वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसा किया गया है वो चूना का प्रयोग। चूना का प्रयोग प्रति एकड़ अगर कुंड में जुताई के बाद
1 से 1.5 क्विंटल प्रति एकड़ देने से अम्लीयता में थोड़ा सुधार होता है और उससे जो है फास्फोरस की जो घुलनशीलता है वो बढ़ जाती है और पौधा आसानी से उसको ले लेता है। अम्लीयता के चलते कुछ और पोषक तत्व जो है वो भी घुलनशील नहीं हो पाता है, जिससे कि वो पौधा नहीं ले पाता है। यहाँ जो झारखंड में खास करके जो सब्जी की खेती करते हैं किसान भाई, खास करके गोभी, बंद गोभी, ये सब, तो उसमें आप देखे होंगे कि फूल गोभी में खास करके कि फूल जो है वो तैयार होने की अवस्था में सड़ने लगता है, उसका जो तना है वो खोखला हो जाता है और उस सड़ने के बाद जो है फूल गोभी वो बहुत बदबू देने लगता है। और उससे यहाँ हम अपने यहाँ क्षेत्र में किसानों के खेत में जा कर के देखें कि बड़ा बड़ा खेत में जिसमें कि हज़ारों फूल गोभी, बंद गोभी का पौधा लगा हुआ है, वो सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है। तो उसमें एक जो पोषक तत्व है अम्लीयता के चलते बोरोन के कमी से ये होता है। अगर हम लोग उसमें चूना का उपयोग करें उस खेत में और बोरन का प्रयोग करें तो जो है इस तरह की बीमारी उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पोषक तत्वों की कमी हो गई है, ये किसान भाई कैसे पहचाने कि हमारे फसल जो है सब्जी में है या गेहूं है या सरसों है, इन फसलों में कौन कौन सी पोषक तत्वों की कमी आ गई है जिसके चलते हमारा फसल नष्ट हो रहा है? खास करके जो किसान भाई अपना खेत में फसल जो है उसमें अगर पोषक तत्व की कमी है तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले तो है कि नाइट्रोजन। अगर खेत में नाइट्रोजन का कमी है, मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी है, तो पौधा के जो सबसे निचली भाग है, निचली भाग का पत्ता, वो अगर पीला होने लगता है तो समझें कि वो उस खेत में जो है नाइट्रोजन का कमी है। तो तुरंत उसमें आवश्यकता है कि आप यूरिया का उसमें छिड़काव करें, सही उसका जो अनुशंसित डोज मात्रा है उसमें। इसके बाद आपका स्फूर फॉस्फेट का बात आता है। तो अगर खेत में मिट्टी में फॉस्फेट का कमी है तो देखेंगे कि किसान भाई की अगर सरसों है तो उसमें जो पत्ता है वो बैगनी रंग का होने लगता है, बढ़वार रुक जाता है। तो अगर इस तरह का है स्थिति तो उसमें किसान भाई को समझना चाहिए कि इसमें फॉस्फेट का कमी है, लेकिन वो उस समय आप फॉस्फेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए है कि आप जब खेत तैयार कर रहे हैं, खेत फसल की बुआई कर रहे हैं, उसी समय फॉस्फेट का जो पूरा मात्रा, अनुशंसित मात्रा है, खेत में डालना चाहिए। ये बाद में डालने पर इसका जो फसल है वो उपयोग नहीं कर पाता है। तीसरा है कि पोटास की अगर कमी है तो वो पत्ता देखेंगे सरसों या मूली इस तरह का जो फसल है उसका पत्ता का किनारे का भाग वो लगता है कि जैसे जल रहा है, झुलस रहा है। तो उसमें उस स्थिति में हम लोग ये कहते हैं किसान को कि या किसान भाई समझ लें कि इसमें पोटास का इस खेत में कमी है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत दूरदर्शन का और सभी किसान भाइयों को जोहार। आशा है आप किसान भाई बहन आज की जानकारी से अवश्य ही लाभ उठाएंगे। हाँ दीदी, इकर में कोनो सके नखे। तो फिर किसान भाइयों लाभ उठाते रहिए और कृषि पर आधारित देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। और कृषि संदर्भ में आप कोई भी जानकारी हमसे सीधे प्राप्त कर सकते हैं। माकिल दीदी, उकर ले तो किसान भाई बहन के पता लिखे के पड़ी नहीं। हाँ तो किसान भाइयों हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमको, हमारी गीता दीदी को और हमारे किशन दा को आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नई जानकारियों के साथ। जोहार।